हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारी क्लास 12 की एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि सभी फीमेल प्राइमेट्स में देखी जाती है, जैसे कि मंकीज़, एप्स या फिर ह्यूमंस। इन सब में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी गई है। फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें है मेनार्क, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर होता है, जो कि जब एक गर्ल प्यूबर्टी अटेन करती है उस वक्त उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शो होता है, उसको बोला जाता है मेनार्क। और ये हमेशा ये टर्म पूछी जाती है। इसी तरह मेनोपॉज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, जो कि अराउंड जब एक फ़ीमेल 50 ईयर एज को क्रॉस करती है, उस वक्त उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना बंद हो जाता है। इस चीज़ को मेनोपॉज कहा जाता है। और मेनआर्क और मेनोपॉज दोनों के ही टाइमिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है द मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि अगेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकती है, 3 to 5 days, और इट कैन एक्सटेंड अप टू 7 days एज वेल। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, उसका ब्रेकडाउन होता है और हम एक ब्लड का फ्लो ऑब्जर्व करते हैं हमारे वजाइना के थ्रू। और इसका भी वेरिएशन, जो ड्यूरेशन है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर कुछ टर्म है OH, जो कि है ओवेरियन हॉर्मोन्स, PH, जो कि है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, E फॉर ईस्ट्रोजन, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन। हमने एनसीईआरटी में देखा है कि एक वहाँ पर टेबल बनाया गया है, ये उसी का मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको टेबल भी एक्सप्लेन करूँगी। तो मेंस्ट्रुअल फेज में सभी हॉर्मोन्स अपने लो स्टेट में होते हैं, ओवेरियन हार्मोन भी और पिट्यूटरी हार्मोन्स भी सभी लो हैं इस वक्त। देन अगली स्टेज आती है स्टेज 2, जिसको फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहा जाता है। इस फेज में जो हमारे प्राइमरी फॉलिक्यूल्स हैं ओवरी में, वो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स में डेवलप होते हैं, और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, वो भी रीजनरेट होती है। इस टाइम पर जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं LH एंड FSH, इनका सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है, और इनके सिक्रीशन के बढ़ने की वजह से ही प्राइमरी फॉलिक्यूल्स ग्राफियन फॉलिक्यूल्स में डेवलप होते हैं, और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है इन ग्राफियन फॉलिक्यूल से। फिर इस स्टेज का एंड होता है जब LH, जो एक पिट्यूटरी हार्मोन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक शो करता है, तो उस वक्त फॉलिकुलर फेज का एंड होता है और स्टेज 3 ओव्यूलेटरी फेज का स्टार्ट होता है। लगभग देखा गया है कि जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस दिन LH सर्च, यानी कि 14th डे पर लगभग ओव्यूलेशन अकर होता है। इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें LH और FSH दोनों ही हॉर्मोन्स काफ़ी पीक अटेन करते हैं, यानी कि इनका सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस फेज़ में इम्पॉर्टेंट है LH सर्च, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। ये पूछा जाता है कि LH सर्च जो एक इवेंट अकर होता है, वो कौन सी फेज़ में होता है और इससे क्या होता है। तो LH सर्च ओव्यूलेटरी फेज़ में होता है, और इससे
ग्राफियन फॉलिक्यूल का रप्चरिंग होती है, यानी कि वो टूटता है और उसमें से ओवम रिलीज हो जाता है। और ये फेज सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही रहती है। इस टाइम पर जो ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन अभी भी अपनी लो स्टेट में है, और पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच और एलएच दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिक्रेट इस फेज में हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको डबल एरो से दिखाया है। फिर है आपके पास स्टेज 4, जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इस टाइम पर जब ओव्यूल निकल जाता है ग्राफियन फॉलिक्यूल से, तो वो टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिक्यूल, वो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर का फॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और यही प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में, अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज़ होता है तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाती और वो रप्चर हो जाती है, और जिसकी वजह से एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज एक नई साइकिल का दोबारा शुरू हो जाता है। ल्यूटियल फेज के टाइम पर ओवेरियन हार्मोन ईस्ट्रोजन अपनी लो स्टेट में आ गया है, प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच और एलएच ये भी अपनी लो स्टेट में वापस आ जाते हैं। इस स्टेट के लास्ट तक आते आते प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज़ हो जाता है, तभी नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मेंस्ट्रुएशन अकर नहीं होता है और आगे के फर्दर प्रोसेसर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि इसमें कॉलम बने हुए हैं ओवेरियन हॉर्मोन्स के लिए यहाँ पर और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के लिए यहाँ पर। ये लाइन जो है ये आपको बता रही हैं कि कौन सी फेज़ में कौन सा हार्मोन अपने पीक अटेन कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मेंसेस है, ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है, जिस टाइम पर अभी फॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे हैं, अभी डेवलप ही हो रहे हैं, और इस टाइम पर आप देख सकते हैं एफएसएच और एलएच अपनी लो स्टेट में है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी लो स्टेट में है। फिर कहीं यहाँ पर आकर हम देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन अभी भी लो स्टेट में है, पर ईस्ट्रोजन का एक स्पाइक गया है और एफएसएच और एलएच का भी स्पाइक गया है, और इसी टाइम पर ओव्यूलेशन अकर हुआ है। तो ये आपकी ओव्यूलेटरी फेज़ है। फिर जब ये ओव्यूलेशन हुआ है उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक येलो कलर का कुछ है, इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि हमने देखा था कि रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल से ये फॉर्म होता है। और जब ये फॉर्म हुआ है तो हम देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का हमारे पास स्पाइक गया है, और ये आपकी ल्यूटियल फेज है। यहाँ पर मेंसेस हुए, ये आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जो कि यहाँ पर आके कितनी पॉलीफ्लेट हो गई है, काफ़ी बढ़ गई है, और दोबारा से जब ये साइकिल एंड हुई तो आप देख सकते हो दोबारा से ये डिक्रीज़ हो गई, दोबारा से ये मेंसेस स्टार्ट हो गई। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और इसी प्रकार और शॉर्ट नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और किसी भी टॉपिक चाहे वो क्लास 11 का है या क्लास 12 का है, बायोलॉजी से रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इसी तरह आपको शॉर्ट वीडियोस में टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगी, और किसी भी टॉपिक के अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।